इदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनायो। उपस्थित सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज जो अनेक समस्याएं हैं उनमें से एक समस्या है तनाव की समस्या। सुबह की चर्चा में भी थोड़ा सा मैंने निवेदन किया था। लगभग प्रत्येक व्यक्ति आज तनाव से ग्रस्त है। छोटे बच्चों को भी तनाव है, जवानों को भी तनाव है, बड़ों को भी, सबको तनाव है। तो इस समस्या का क्या समाधान है, इस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। तनाव क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है अविद्या। अविद्या के कारण तनाव उत्पन्न होता है। अविद्या क्या चीज़ है? थोड़ा आप भी मेरे साथ बोलें परिभाषा को। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा नहीं समझना, उससे उल्टा ही समझना अविद्या है। ये तो हुई परिभाषा। वस्तु का स्वरूप कुछ और है और हम समझते हैं कुछ और, उल्टा समझते हैं। इसका नाम अविद्या है। इस अविद्या से तनाव उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? उदाहरण के लिए हम ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो मेरी ये वस्तु टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी ये संपत्ति खो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी ये वस्तु कोई छीन ले, कहीं ऐसा ना हो ये चीज़ मुझसे अलग हो जाए। ऐसे ही सोचते हैं ना। इसी से तो तनाव पैदा होता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? उसका कारण अविद्या है। क्या अविद्या है? हमने ये मान रखा है कि हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं वो सदा हमारे साथ रहेंगी। कभी हमसे अलग नहीं होंगी, कभी हमसे वो छीनी नहीं जाएंगी, कभी वो नष्ट नहीं होंगी। ऐसा हमने मान रखा है। उदाहरण के लिए हमारा अपना शरीर, क्या ये हमारा शरीर सदा जिएगा? नहीं जिएगा। तो सच तो ये है कि हमारा शरीर सदा जीवित नहीं रहेगा। लेकिन हम क्या मानते हैं? कभी ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं,
मेरा शरीर नष्ट हो जाए, ऐसा ना हो। बस इसी का नाम अविद्या है। और इसी अविद्या के कारण तनाव पैदा होता है। अगर हम सिद्धांत रूप में ये बात स्वीकार करते हैं कि ये शरीर सदा नहीं जिएगा, फिर ऐसा क्यों सोचते हैं कभी ऐसा ना हो ये शरीर छूट जाए? अगर ऐसा सोचते हैं तो यही तो अविद्या है, इसी से तनाव पैदा होता है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम लापरवाही करें और हम इसकी सुरक्षा ना रखें, इस पर ध्यान ना दें। इसका अर्थ ये भी नहीं है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि खामखा टेंशन बढ़ाएं। दोनों बातों का हमको समन्वय करना पड़ेगा। इस शरीर की रक्षा भी करनी है, इसको खिलाना पिलाना भी है, दुर्घटनाओं से बचाना भी है, पर यह नहीं मानना कि ये हमेशा जिएगा। ऐसे दोनों बातों का समन्वय करके चलना है। यदि समन्वय करके चलेंगे तो फिर अविद्या नहीं रहेगी और तनाव उत्पन्न नहीं होगा। ये जो टेंशन रहती है, जो चिंता रहती है, ये चिंता नहीं रहेगी। जब तक भगवान ने जीवन दिया है, जियो, खुश होकर जियो, प्रेम से जियो, आनंद से जियो। जब तक हमारे पिछले कर्मों का फल है, तब तक उसको शांति से, आनंद से भोगो। और जब कर्मों का फल समाप्त हो जाए, फिर उसको चुपचाप स्वीकार करो, प्रेम से स्वीकार करो। भाई ठीक है, जितना कर्म फल था हमने भोग लिया, बात खत्म हो गई। अब उसमें रोना धोना क्या, दुखी क्या होना, चिंता क्या करनी और टेंशन क्या करनी, और ये क्यों सोचना कि कभी ऐसा ना हो, यूं हो जाए। एक दिन तो होगा, जब होगा ठीक है, हो जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं करनी। जैसे हम अपने शरीर की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे परिवार के सदस्य भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारा मिलना जुलना, आना जाना, संबंध रहता है। इन लोगों के साथ जो हमारे संबंध हैं, रिश्ते हैं, क्या वो सदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। इन लोगों के साथ रिश्ते सदा नहीं रहेंगे, संबंध सदा नहीं रहेंगे, उनके शरीर भी सदा जीवित नहीं रहेंगे। परंतु हम अधिकतर ऐसा नहीं सोचते, इससे उल्टा सोचते हैं। कभी ऐसा ना हो वो हमसे अलग हो जाए, कभी ऐसा ना हो यूं हो जाए, कभी ऐसा ना हो यूं हो जाए। इसी का नाम अविद्या है और इससे तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव से बचने के लिए जो सत्य है उसको हमें जानना चाहिए और उसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि ये सत्य है, ऐसा तो होगा, एक न एक दिन होगा। जो घटना निश्चित है, अवश्यम भावी है, एक न एक दिन होगी, पहले से स्वीकार करें, उसको स्वाभाविक रूप से स्वीकार करें, तो तनाव उत्पन्न नहीं होगा। मानसिक रूप से उस घटना की पहले से तैयारी करें कि ऐसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये सत्य है। अब व्यक्ति सत्य को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसका तो भगवान ही मालिक है, वो तो तनाव में पड़ेगा, फिर उसका तनाव से बचना कठिन है। इसलिए सत्य को स्वीकार करें, अविद्या को दूर करें, तो हम तनाव से बच सकते हैं। तो जो जो घटनाएं संसार में हो सकती हैं, जिनकी संभावना है, उन उन घटनाओं की मानसिक तैयारी करें। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जब हम संसार की घटनाओं को मानसिक रूप से पहले से सोच के बैठते हैं, मानसिक तैयारी करके बैठते हैं कि ऐसा हो सकता है,
और यदि फिर वो घटना हो जाए तो फिर हमको झटका नहीं लगेगा, आश्चर्य नहीं होगा, दुख नहीं होगा और हम आसानी से उस घटना को पार कर जाएंगे। तनाव भी नहीं होगा और उस घटना के होने पर झटका भी नहीं लगेगा, दोनों तरफ से बच जाएंगे। यदि हम संसार की घटनाओं की मानसिक रूप से तैयारी नहीं करते तो दोनों तरफ नुकसान है। एक तो तनाव से ग्रस्त रहेंगे, कभी ऐसा ना हो, कभी ऐसा ना हो, और दूसरा हो जाने पर दुखी भी होंगे, परेशान अधिक होंगे। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं इन समस्याओं का एक ही समाधान है, सत्य को स्वीकार करो। तो हम सदा नहीं जिएंगे, हमारे परिवार के लोग सदा नहीं जिएंगे, मित्र संबंधी रिश्तेदार हमेशा नहीं जिएंगे, हमारे पास जो धन संपत्ति है और साधन है वो सदा हमारे साथ नहीं रहेंगे। कभी भी ये वस्तुएं हमसे छूट सकती हैं, अलग हो सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं, खो सकती हैं, कोई छीन सकता है, चोरी हो सकती है, और रोज़ आतंकवाद चल रहा है, आप जानते ही हैं, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। तो इन सब बातों को मन में रखते हुए इन घटनाओं से बचने का प्रयत्न भी करें, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा भी रखें, पूरी सावधानी के साथ चलें, और फिर भी ऐसा कुछ हो जाए फिर दुखी नहीं हो। इस तरह से हमको सोचना पड़ेगा, इस तरह से व्यवहार करना पड़ेगा, तो हम बहुत कुछ तनाव से बच पाएंगे। तो एक कारण ये है तनाव का, अविद्या। दूसरा, अपनी क्षमता को पहचानें। हमारी वास्तविक क्षमता कितनी है, और जितनी हमारी वास्तविक क्षमता है उसको ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाएं। जब व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचानता और अपनी वास्तविक क्षमता से अधिक कल्पनाएं करता है, योजनाएं बनाता है, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा तो मैं कर ही लूँगा, ऐसी ऊंची ऊंची बातें सोचता है, और इतनी उसकी क्षमता होती नहीं, इतनी योग्यता होती नहीं, तो क्या होता है, उस कार्य को वो नहीं कर पाता। जब उस कार्य को नहीं कर पाता तब उसको तनाव होता है, तब उसको टेंशन होती है, ये क्या हुआ, ये मेरा काम क्यों नहीं हो पा रहा। आप देखेंगे अधिकांश लोग इस समस्या से घिरे हुए हैं। वो ऊंची ऊंची योजनाएं बनाते हैं, ऊंची ऊंची कल्पनाएं करते हैं, मुझे ये वस्तु मिल जानी चाहिए, मुझे वो वस्तु मिल जानी चाहिए, ये तो मिलनी ही चाहिए, ये तो मैं प्राप्त कर ही लूँगा, ऐसे ऊंची ऊंची योजनाएं बनाते हैं, और थोड़े ही दिनों में मैं प्राप्त कर लूँगा, 6 महीने में, 1 साल में। अब ये उनकी योजनाएं उनकी वास्तविक क्षमता से अधिक ऊंची है, जबकि उनकी क्षमता नहीं है इतनी, इतने साधन नहीं है उनके पास। फिर भी जब ऊंची योजना बनाते हैं और वो पूरी होती नहीं साल 6 महीने में, फिर उनको टेंशन होती है, फिर उनको डिप्रेशन आता है, फिर उनको घबराहट होती है, ये क्या हुआ। और जब ये घबराहट होती है, डिप्रेशन आता है, तब मन पर नियंत्रण नहीं रहता, बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहता, फिर उस व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, क्या कर बैठे वो, उसका उत्साह टूट जाता है, उसके जीवन में निराशा आने लगती है, और वो ये गलती एक बार नहीं कई बार करता है। एक योजना बनाई, फेल हो गई, फिर दूसरी योजना बनाई, वो भी फेल हो गई, फिर तीसरा व्यापार शुरू किया, वो भी फेल हो गया, क्योंकि उसको योजना बनानी तो आती नहीं, वो ऊंची ऊंची कल्पनाएं करता है, और वो एक एक करके सारी फेल होती जाती है।
फिर 2-4 योजनाएं फेल हो जाती हैं, फिर वो घबरा जाता है, वो कहता है मेरे बस का कुछ नहीं, निराश हो जाता है, हार जाता है, फिर वो क्या कर बैठे उसका कोई भरोसा नहीं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानें, हमारी असली कैपेसिटी कितनी है उसको पहचानें, उसके हिसाब से अपनी योजनाएं बनाएं। कैसे पहचानें अपनी क्षमता को? एक छोटी सी योजना बनाएं 1 सप्ताह के लिए कि 1 सप्ताह में इतना काम मुझे कर लेना है, और फिर 1 सप्ताह उसके लिए मेहनत करें। फिर देखें कि जितना मैंने सोचा था 1 सप्ताह में वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर पूरा नहीं हो पाया, कम कर पाए, 50-60% कर पाए, जितना सोचा था उससे कम कर पाए, तो अगले सप्ताह जो अगली योजना बनाएंगे उसमें थोड़ी कमी करेंगे कि मेरी क्षमता इतनी नहीं है, जितना मैंने सोचा था उतना नहीं कर पाया, तो थोड़ी छोटी योजना बनाओ, योजना कम कर दो कि अब इतना काम करेंगे। अगले सप्ताह फिर जितना टारगेट बनाया उसके लिए फिर मेहनत करो, और फिर काम करके देखा 1 सप्ताह में जितना अब की बार सोचा दूसरी बार उतना भी नहीं कर पाए, उसमें से भी 10-20% कम हुआ जितना सोचा था, तो तीसरे सप्ताह फिर 10-20% और कम करो, तीसरे सप्ताह फिर तीसरा प्रयोग करो, अब और छोटी योजना बनाओ, और फिर तीसरे सप्ताह वो काम पूरा हो गया जितना सोचा था। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारी क्षमता कितनी है। सभी परिस्थितियां पूर्ववत रहने पर, पहले हफ्ते की परिस्थितियां भी वैसी रही, दूसरे की भी वैसी रही, तीसरे की भी, बाकी परिस्थितियां सब एक जैसी रही, और कार्य में सफलता कितनी मिली उसको ध्यान में रखना है। तो पहले हफ्ते जितनी योजना बनाई उससे 50-60% काम हुआ, दूसरे हफ्ते जितनी बनाई उसमें 80% काम हुआ, और तीसरे हफ्ते जो बनाई उसमें पूरा हो गया 100%, जितना सोचा उतना पूरा हो गया। तो समझना चाहिए कि हमारी असली क्षमता इतनी है। चौथे सप्ताह फिर अगली योजना बनाओ उसी तरह से, और फिर देखो कि चौथे सप्ताह वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया, 100% हो गया, ऐसे बार बार प्रयोग करते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी वास्तविक क्षमता कितनी है। फिर उस हिसाब से हम योजनाएं बनाएं आगे, तो हमें न तनाव होगा, न निराशा आएगी, और न अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी नहीं होगा। फिर व्यक्ति संतुलित रूप से उन्नति करेगा और ठीक चलेगा, उसकी सारी योजनाएं सफल होती जाएंगी। कुछ लोग इसके विपरीत एक और समस्या से ग्रस्त रहते हैं, उसका नाम है लघुता ग्रंथि। लघुता ग्रंथि, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो भी अपनी क्षमता को ठीक तरह नहीं पहचानते। वो जितना काम कर सकते हैं उससे कम योजना बनाते हैं, और वो ये मानते हैं मेरी क्षमता इतनी नहीं है, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, मैं इतना काम नहीं कर सकता। अपनी क्षमता को ठीक से नहीं आंकते, कम आंकते हैं। वो जितना काम कर सकते थे उससे आधी योजना बनाते हैं, जबकि उनके पास इससे अधिक क्षमता है, इससे अधिक काम कर सकते हैं, तो वो थोड़ी योजना बनाते हैं। उनकी योजना पूरी तो हो जाती है क्योंकि शक्ति अधिक है और काम की योजना छोटी है। जब छोटी योजना है तो 1 सप्ताह में पूरी तो हो जाएगी, और बहुत सारा समय और शक्ति उसकी बचेगी। परंतु वो क्योंकि अपनी क्षमता को कम मानते हैं इसलिए कम प्रगति करेंगे, वो थोड़ा ही काम करेंगे। अभी और समय है उनके पास, और बुद्धि है, और शक्ति है, और काम कर सकते हैं, करते नहीं। उस बचे हुए समय और शक्ति को वो दूसरे काम में लगा देते हैं, फालतू के कामों में जो अनावश्यक हैं, जिनके करने से उनकी कोई विशेष उन्नति नहीं होने वाली, बस टाइम पास करने की बात है।
तो ऐसा सोचने से नुकसान ये होता है कि वो जितनी प्रगति कर सकते थे वो उतनी नहीं कर पाते, कम कर पाते। तो दोनों तरफ हमको गलती से बचना है। अपनी असली क्षमता को पहचानना है, उससे अधिक भी ऊंची योजना नहीं बनानी और उससे कम भी नहीं बनानी। ऐसे बार बार प्रयोग कर करके जो व्यक्ति अपना परीक्षण करता रहता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मेरी असली क्षमता कितनी है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस तरह से योजनाएं बनानी चाहिए, कौन सी योजनाएं मेरे उद्देश्य में सहयोगी हैं, कौन सी योजनाएं मेरे उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक हैं। ऐसे बार बार चिंतन करके जो उपयोगी योजनाएं हैं वो बनानी चाहिए और अनुपयोगी योजनाओं से बचना चाहिए। इसका लाभ ये होगा कि हम ठीक दिशा में गति करेंगे, ठीक गति से आगे बढ़ेंगे, अच्छी उन्नति होगी और दोनों तरफ समस्याओं से बचेंगे। उच्चता ग्रंथि भी नहीं और लघुता ग्रंथि भी नहीं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं, दोनों से बच जाएंगे और इस तनाव की समस्या से छूट जाएंगे। तो ये दूसरी बात थी, अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानें। तीसरी बात, कई बार लोग बहुत सारे काम इकट्ठे शुरू कर देते हैं। बहुत सारे काम हैं करने को, एक काम ये भी छेड़ दिया, वो भी छेड़ दिया, वो भी 4, 5, 6 काम इकट्ठे छेड़ दिए। अब इतना उनके पास समय नहीं है कि वो सब कामों के लिए समय निकाल पाएँ। तो एक काम शुरू किया, थोड़ा सा किया, बीच में छोड़ दिया, फिर दूसरा शुरू किया, वो बीच में छोड़ दिया, फिर तीसरा शुरू किया, वो भी छोड़ दिया, समय नहीं है इसलिए। तो इसका परिणाम ये होता है कि बहुत सारे काम जब इकट्ठे छेड़ देते हैं, हम शुरू कर देते हैं, तो किसी भी काम को हम अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाते और जब वो पूरा नहीं होता काम, फिर टेंशन होती है, ओहो ये भी रह गया, वो भी रह गया, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। मान लीजिए आप बाज़ार जा रहे हैं, आपको वहाँ से सामान लाना है और 5-6 वस्तु खरीदनी, समय है कम, कुछ ही समय में आपको सामान लेकर आना है वापस। अब जो 6 चीज़ें लानी हैं उसमें हमको वरीयता निश्चित करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी। कौन सी वस्तु आज ही ज़रूरी है, आज ही चाहिए, कौन सी वस्तु कल आवश्यक है, कल मिल जाएगी तो भी काम चलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज ही चाहिए, अभी दोपहर में या शाम को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कोई चीज़ ऐसी है जो कल परसों भी मिल जाए तो भी काम चल सकता है, आज की आज ज़रूरी नहीं है। तो उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करें, वरीयता निश्चित करें कि जो आज ही आज चाहिए पहले वो ख़रीदें। मान लो बेसन लाना है, कोई मसाला लाना है, वो शाम को भोजन में काम पड़ेगा। और एक आपको पेन भी ख़रीदना है, पेन आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा तो भी चल जाएगा, पेन की आज इतनी आवश्यकता नहीं है, पर वो बेसन और मसाला तो शाम को चाहिए खाने में, घर पे मेहमान आएंगे उनके लिए ज़रूरी है। तो उसमें वरीयता निश्चित करें, पहले बेसन खरीदो, मसाला खरीदो, पेन के लिए टाइम बचेगा तो खरीद लेंगे, नहीं बचा तो कल। ऐसे हमको क्रम बनाना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने क्या भूल की, उसको पेन भी खरीदना था, बेसन भी खरीदना था, मसाला भी खरीदना था और कोई और समझ लिए एक आध आइटम फ्रूट भी खरीदना था, कुछ और बच्चे के लिए खिलौना भी खरीदना था, ऐसे 5-6 चीज़ें खरीदनी थी। अब खिलौना तो कल भी खरीद सकते हैं, पेन भी कल खरीद सकते हैं, पर वो बेसन मसाला और फ्रूट तो आज चाहिए। तो वो क्या किया, उसने पहले चला गया खिलौने की दुकान पर। अब खिलौने की दुकान पर थी भीड़, अब भीड़ में बेचारा टाइम लग गया और फिर खिलौने जब सामने आए तो पसंद नहीं आया, छोड़ो भाई दूसरी दुकान पे चलो। फिर दूसरी दुकान पे गया, वहाँ भी भीड़ थी, तो बहुत सारा समय वहाँ निकल गया और खिलौना पसंद नहीं आया।
अब टाइम रह गया कम, घर पहुंचना है और सामान लेके जाना है। काफ़ी समय तो खिलौना ख़रीदने में लगा दिया और ख़रीद नहीं पाया। फिर टाइम कम बच गया, कहता ओहो चलो 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 बेसन ख़रीदना है, वो मसाला ख़रीदना है और फ्रूट भी ख़रीदना है। अब बचे हुए समय में वो फ्रूट की दुकान पर गया तो उसके लिए बेसन के लिए टाइम कम बचा, और बेसन की दुकान पर जाए तो फ्रूट के लिए टाइम कम बचेगा। अब उसको टेंशन होगी, अब क्या करूं, टाइम कम है और जल्दी पहुंचना है। उस समय उसकी हालत बिगड़ जाएगी, उस समय स्थिति बिगड़ेगी, फिर उसको तनाव होगा। तो ऐसी गलती से बचना चाहिए। बहुत सारे काम इकट्ठे ना छेड़ें, उसका क्रम बनाएं। जो चीज़ आज आवश्यक है पहले वो खरीदें, पहले बेसन खरीदो, मसाला खरीदो, फ्रूट खरीदो, फिर टाइम बचेगा तो पेन खरीदेंगे, खिलौना खरीदेंगे, नहीं तो कल। इस तरह से चलेंगे तो तनाव नहीं होगा। ये तीसरी बात। चौथी बात, हम जो काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, सबके पास होते हैं। कुछ कामों को हम भूल जाते हैं, काम करना था, इस समय तो ध्यान है, फिर शाम को जब निकलेंगे काम करने के लिए, बाज़ार जाएंगे तो मान ले 5-6 चीज़ें लानी थी तो 4 याद रही, 2 भूल गए। अब 2 काम भूल गए, फिर दिमाग में टेंशन होगी, वो क्या काम था, भूल गया, अब याद नहीं आ रहा। और जब सारा काम निपटा के घर लौट आएंगे, घर आके याद आएगा, और ये काम तो रह ही गया, जो ज़रूरी था वो तो रह ही गया। तो इस प्रकार से जब अनेक कार्य हो जाते हैं, उस समय व्यक्ति भूल जाता है, और जब भूलने के कारण काम ठीक नहीं हो पाता, फिर उसको तनाव होता है, टेंशन होती है। इस समस्या से बचने के लिए अपने कार्यों की सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं, मुझे क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन से काम करने हैं आज, कौन से काम ऐसे हैं जो 2-4 दिन बाद भी हो सकते हैं, कौन से काम ऐसे हैं जो 1 महीने बाद भी हो सकते हैं। जो भी कार्य करने हैं उन कार्यों की लिस्ट बनाएं, सूची बनाएं। आपको जैसे ही कोई काम याद आया उसको लिस्ट में लिख लें। लिस्ट बनाएंगे तो आपको ये समस्या हल हो जाएगी, भूलने की समस्या नहीं रहेगी। लिस्ट में लिखो, जैसे मैं लिस्ट बनाता हूँ, देखिए ये मेरी डायरी है, इसमें मैं लिस्ट बनाता हूँ क्या क्या काम करने हैं, वो सारे लिखता रहता हूँ, ये काम करना, ये काम करना, फिर और आगे आगे लिखता रहता हूँ जो जो काम करने होते हैं। फिर उसको जो हो जाता है उसको काट देता हूँ, ये काम हो गया, और जो नहीं हुआ उसको लिख के रखता हूँ। ऐसे लिस्ट बनाएं और लिस्ट को देखते जाएं, भाई क्या क्या काम करने हैं, और लिस्ट को देखते जाएं और काम करते जाएं, लिस्ट को देखते जाएं और काम करते जाएं। इस तरह से ये भूलने की समस्या से हम बच सकते हैं। आपको यात्रा भी करनी है, उसके लिए रेल का आरक्षण चाहिए। कहीं बस की यात्रा है तो बस का टिकट बुक करना है, और शॉपिंग भी करनी है, बहुत सा सामान खरीदना है, जितने भी काम हैं उन सबको लिख लें। पहले से इन टाइम तैयारी करें। कई लोगों को हमने देखा, उनको यात्रा करनी है और उनको तारीख भी मालूम है, हमको 1.5 महीने बाद यात्रा करनी है, और लंबी यात्रा है, रेल में जाना है, तारीख निश्चित है, कार्यक्रम पक्का है, पर वो आरक्षण नहीं कराएंगे। क्या सोचेंगे, अभी तो 1.5 महीना पड़ा है, करा लेंगे, क्या जल्दी, अभी तो 1.5 महीना पड़ा है। और फिर वो दिन बीतते जाएंगे, वहाँ सीटें फुल होती जाएंगी, और जब बचेंगे 20 दिन 25 दिन, फिर जाएंगे आरक्षण कराने, और वहाँ जाएंगे तो फिर वेटिंग लिस्ट, आरक्षण ख़त्म, सीटें फुल। अब तो रेल का आरक्षण 90 दिन पहले मिलता है, और अब मई जून में तो देखना, अप्रैल मई जून में तो टिकट मिलना कठिन है, बहुत रश रहता है ट्रेन्स में, सब ट्रेन्स पैक फुल जाती है। जब पहले समय था तब तो टिकट बुक कराई नहीं, अब थोड़ा टाइम रह गया, अब गए टिकट बुक करने, अब वेटिंग लिस्ट में नाम आया, अब देखना टेंशन होगी, पता नहीं क्या होगा, टिकट कंफर्म होगी कि नहीं होगी,
ऐसे रात को धक्का खाना पड़ेगा, टीटी डांट मारेगा, तुम्हारी टिकट वेटिंग लिस्ट में, चलो नीचे उतरो। अब वो टेंशन होगी। तो इस समस्या से बचने के लिए उस काम को एडवांस में करें, पहले से करें, योजना पहले से बनाएं। अगर 60 दिन पहले टिकट मिलती है, पहले 60 दिन पहले मिलती थी ना, 2 महीना पहले, 60 दिन पहले टिकट मिलती है तो 2-2.5 महीना पहले से योजना बनाएं। 90 दिन पहले मिलती है तो 90 दिन 100 दिन पहले से योजना बनाएं। जैसे ही आपका प्रोग्राम फिक्स हो गया तुरंत टिकट बुक कराओ। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मुझे यात्राएं खूब करनी पड़ती हैं, बस में, ट्रेन में, विमान में। तो जो भी मेरी यात्रा होती है मैं पहले से उसकी योजना बनाता हूँ। 3 महीना पहले योजना बनाता हूँ मुझे कहाँ कहाँ जाना है। 3 महीना, 3.5 महीना पहले से प्लानिंग कर लेता हूँ। और जैसे ही मेरे प्रोग्राम फिक्स हो जाते हैं तो मैं सबसे पहला काम टिकट बुक करता हूँ और हमेशा कंफर्म टिकट लेके आता हूँ, कभी वेटिंग लिस्ट की नहीं लाता। खूब आराम से यात्रा करता हूँ, कभी कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं। तो इस तरह से योजनाएं बनाएं, पहले से योजना बनाएं, ठीक समय पर अपना काम करें तो हम बहुत सारी समस्याओं से, तनाव से बच सकते हैं। व्यवस्थित कार्य करें। अगली बात 5वीं, कभी कभी कोई व्यक्ति आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं करता। सब तरह के लोग हैं संसार में, कोई अच्छे स्वभाव के हैं, कुछ खराब स्वभाव के भी हैं, सब तरह के हैं। जो अच्छे व्यवहार करते हैं उनके साथ तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। पर जो ठीक व्यवहार नहीं करते जो लोग, उनके बारे में हमेशा टेंशन रहती है। पता नहीं है अगली बार कैसा व्यवहार करेगा, अगली बार ये ठीक बोलेगा कि नहीं बोलेगा, फिर कोई झूठा आरोप लगाएगा, फिर कोई टोन कसेगा, क्या करेगा। इस बारे में टेंशन रहती है व्यक्ति को, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, मित्र हो, संबंधी हो, ऑफिस का हो, कोलीग हो, कोई भी हो। तो जब ऐसी बात हो कि सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, ये कब क्या बोल दे, कब कैसा क्या व्यवहार कर दे, उससे टेंशन पैदा होती है। तो उससे बचने का ये तरीका है, 3 शब्द याद रखें हिंदी भाषा के। कोई बात नहीं बोलिए, ये आपकी टेंशन को दूर करेगा। ये 3 शब्द, जो भी व्यक्ति कोई उल्टा सीधा व्यवहार करेगा तो बस 3 शब्द बोलेंगे, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति ने पूछा जी ऐसे कैसे चलेगा, कोई बात नहीं। वो उल्टा सुल्टा बोलता है, आप कहते हैं कोई बात नहीं। इससे तो हमारा मन शांत नहीं हुआ, इससे तो हमारी समस्या हल नहीं हुई। कोई और समाधान बताओ। हमने कहा इसका एक दूसरा समाधान ये है, छोटा मोटा गड़बड़ है, छोटी मोटी बात है, छोटा मोटा अन्याय है तो 3 शब्द बोलो, कोई बात नहीं। क्योंकि ये संसार ऐसा ही है। सब लोगों के विचार क्या एक जैसे हैं? क्या सब लोगों की बुद्धि एक जैसी है? क्या सब लोगों के संस्कार एक जैसे हैं? नहीं। तो ये सत्य है, इसको स्वीकार करो। हर एक की बुद्धि एक जैसी नहीं है, हर एक की रुचि एक जैसी नहीं है, हर एक के संस्कार एक जैसे नहीं हैं। वो हमारी बात नहीं समझ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको हमारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, नहीं आ रहा समझ में। अब उसकी बुद्धि इतनी है, क्या करेंगे? वो अपनी बुद्धि के हिसाब से व्यवहार करेगा। हर व्यक्ति उतना ही व्यवहार करेगा जितनी उसकी बुद्धि है, उससे अधिक तो नहीं कर सकता ना। तो जब कोई ऊंचा नीचा व्यवहार करे तब अपने मन में ऐसा सोचें इस व्यक्ति की इतनी ही बुद्धि है, इतना ही काम करेगा, उससे अधिक कैसे करेगा। तो उससे अधिक उम्मीद ना लगाएं। जितनी उसकी बुद्धि है वो आपको पता है, पिछले व्यवहार से आपको मालूम है उसकी कितनी बुद्धि है। जितनी उसकी बुद्धि है उससे उतनी ही आशा रखें, उससे अधिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। और तैयार रहें कि वो उल्टा सुल्टा बोलेगा। अब बोलेगा तो बोलने दो, कोई बात नहीं। 3 शब्द बोलो, बात खत्म, कोई बात नहीं। उसका स्तर इतना ही है, वो ऐसे ही बोलेगा। इधर से सुनो, इधर से निकालो, छुट्टी, कोई बात नहीं। उससे व्यवहार भी करना है, तोड़ना भी नहीं रिश्तेदारी। कई लोग ऐसे होते हैं जिसके बिना हम जी सकते हैं,
उसके बिना हम अकेले भी अपना काम चला सकते हैं, उससे कोई खास रिश्ता नहीं है, तो उससे तो तोड़ सकते हैं, चलो जाने दो, छोड़ दिया, उससे व्यवहार बंद कर दिया। कहीं ऐसा संभव हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, और कहीं ऐसा होता है कि उससे रिश्ता तोड़ नहीं सकते, घर का सदस्य है, परिवार का है, या चाचा मामा भाई भतीजा है, कोई रिश्तेदारी है, या कोई फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं ऐसे। तो ऐसे लोगों से जिनसे व्यवहार भी रखना है और फिर भी वो ठीक व्यवहार नहीं करते, ऊंचा नीचा कभी कभी करते रहते हैं, तब मन में ये सोचो कोई बात नहीं, चलता है, ये संसार है, ये ऐसे ही चलता है, ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। ऐसा दिमाग बनाओ ना, ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है, ऐसे ही चलेगी। बस 3 शब्द बोलो, कोई बात नहीं, तो आपको टेंशन नहीं होगी, तनाव नहीं होगा। वही बात, पहले से तैयार रहो, कुछ भी सामने से फायरिंग हो सकती है कुछ भी अच्छी तो हो सकती है, पहले से तैयार रहो, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जहाँ पर व्यक्ति कुछ बड़ा अन्याय कर देता है, दूसरा व्यक्ति हमारे साथ कुछ ज़्यादा अन्याय कर देता है। अब हमारी शक्ति उससे कम है, हम उससे लड़ भी नहीं सकते, बदला भी नहीं ले सकते, टक्कर भी नहीं ले सकते, और फिर मन को भी समझाना है, नहीं तो टेंशन होती है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। फिर वहाँ क्या करें? वहाँ 3 शब्द और हैं दूसरे, और नए 3 शब्द, ईश्वर न्याय करेगा, बोलिए, बस वहाँ ये समाधान है, अंतिम समाधान है कि भगवान के न्याय पर छोड़ दो। ठीक है भाई, भगवान देखता है, वो करेगा जो करेगा, अपना बचाव करो, अपनी सुरक्षा रखो। फिर भी आदमी कुछ गड़बड़ करता है व्यवहार, तो ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो और अपना टेंशन फ्री मस्त रहो, चिंता नहीं करनी, कोई तनाव नहीं रखना, जो होगा सो होगा, देखी जाएगी। आगे भविष्य में सावधान रहो, भविष्य में सावधान रहो, फिर दोबारा ऐसी घटना ना हो, ऐसी गलती दोबारा ना करे वो, अपनी सुरक्षा के लिए आगे सावधान रहो। पर जो घटना हुई उसके लिए कम से कम ये तैयारी रखें, ठीक है छोटी मोटी घटना है तो कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी है तो फिर ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो, अपना मन मस्तिष्क ठीक रखो। नहीं तो इस तनाव के कारण आजकल डॉक्टर लोग बताते हैं डायबिटीज़ पैदा होती है, एक डायबिटीज़ का रोग है, वो तनाव से पैदा होता है, और फिर एक बार हो जाए तो फिर उसका छूटना कठिन है। और भी ऐसे एसिडिटी और सर दर्द और पता नहीं क्या क्या नई नई समस्याएं पैदा होती हैं इस तनाव के कारण। तो इन सारे रोगों से बचने के लिए हमको तनाव से सावधान रहना है, बच के रहना है, तनाव नहीं करना, टेंशन नहीं करनी। इस प्रकार से हम सोचेंगे, इन उपायों का प्रयोग करेंगे तो हम तनाव से बहुत कुछ बच जाएंगे। इन्हीं उपायों में एक और उपाय है, हम लोगों से बहुत सारी उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन, इस व्यक्ति को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इस व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, और ये नहीं सोचते कि मुझे दूसरों के साथ कैसा करना चाहिए, वो नहीं सोचते। गड़बड़ है ना? दूसरों से तो उम्मीद रखते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, और खुद वो ध्यान नहीं देते, तो ये व्यवहार भी ठीक नहीं है। यदि हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि इसको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तो हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हम इसके साथ कैसा व्यवहार रखें, वो भी हमको सोचना चाहिए। और सुखी रहने का तरीका ये है, टेंशन से बचने का तरीका ये है कि अपने कर्तव्य पर अधिक ध्यान दें, दूसरों से उम्मीद कम रखें। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी ने ये बहुत बढ़िया सूत्र बनाया जिसमें ये बात बताई गई। सूत्र बोलिए मेरे साथ, निराशः सुखी पिंगलावत। सुखी होने का उपाय बताया, निराश, दूसरों से आशा मत रखो। निराश का मतलब ये नहीं कि परेशान हो जाओ, उदास हो जाओ, ये नहीं। यहाँ निराश का, हाँ डिप्रेशन में नहीं जाना। निराश का मतलब है आशाएं कम रखना, दूसरों से आशा कम रखना, रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद कम रखना। जो व्यक्ति जितनी उम्मीद कम रखता है वो उतना ज़्यादा सुखी रहता है, उतना टेंशन से, तनाव से बच के रहता है। और जितनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाएगा
उतना ज़्यादा दुखी रहेगा, उतना ज़्यादा परेशान होगा, उतना उसकी टेंशन बढ़ेगी। वो क्या सोचेगा, ये ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता, बस वो इसी उधेड़बुन में रहेगा सारे दिन और दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। तो सुखी होने का तरीका ये है, रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस, अपनी आशाओं को, उम्मीदों को कम रखें और भगवान भरोसे और अपने भरोसे, दो के भरोसे जीना सीखें। ईश्वर पे विश्वास करें और ईश्वर ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, विद्या, साधन दिए उन पर विश्वास करें, उनके भरोसे अपना काम करें। दूसरों का सहयोग मिले तो अच्छी बात है, जितना मिले उतना, उतनी उम्मीद रखें जितना वो सहयोग देंगे, उससे ज़्यादा नहीं, तो आप टेंशन में नहीं आएंगे और खूब आनंद से जिएंगे। तो इन सारे उपायों का प्रयोग करें। और एक अंतिम उपाय है ईश्वर का ध्यान करना, मेडिटेशन। ईश्वर का ध्यान करेंगे तो इससे जो कभी तनाव हो भी गया है तो वो ठीक हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसलिए ईश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा 5-7 मिनट प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? ज़रा आसन लगा कर बैठिए, इस तरह से आसन लगाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। ईश्वर का ध्यान करते समय मन में संकल्प करें, अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, अन्य विचार मन में नहीं लाएंगे। हमारा मन जड़ वस्तु है, हम चेतन आत्मा हैं। हमारी इच्छा और प्रयत्न के बिना कोई विचार मन में नहीं आ सकता। जड़ वस्तुओं में इच्छा और प्रयत्न गुण नहीं होते। विचारों की उत्पत्ति के दो मुख्य कारण यही हैं, इच्छा और प्रयत्न। मन जड़ है, आत्मा चेतन है। चेतन वस्तु के गुण हैं ये दोनों, इच्छा और प्रयत्न। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा यानी हम अपनी इच्छा और प्रयत्न से इस जड़ मन में विचारों को उत्पन्न करते हैं। जब हम संकल्प करके बैठेंगे कि अब हम मन में कोई विचार, सांसारिक विचार नहीं लाएंगे, हम सांसारिक विचारों को लाने की इच्छा और प्रयत्न नहीं करेंगे, बल्कि इसके स्थान पर ईश्वर का विचार लाने की इच्छा और प्रयत्न करेंगे। जब ऐसा सोचकर बैठेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान अच्छा लगेगा, ध्यान में मन टिकेगा, ध्यान में प्रगति होगी, सफलता मिलेगी। इसलिए ध्यान में बैठते समय हर रोज़ ये संकल्प करके बैठें, अब हम दूसरा विचार नहीं लाएंगे, केवल ईश्वर का ही विचार मन में रखेंगे। इस तरह से संकल्प करके बैठें। अन्य विचारों को रोकने के लिए दो बातें अपने मन में देखें। पहली, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। जैसे रात्रि में अंधेरा होता है, ऐसा ही चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। दूसरी चीज़, शून्य आकाश है, खाली खाली स्थान। चारों तरफ अंधेरा और खाली स्थान, ये दो चीज़ें अपने मन में देखिए। इस पूरे खाली स्थान में, आकाश में, अब हम ईश्वर का चिंतन करेंगे। इस पूरे आकाश में एक ईश्वर सब जगह विद्यमान है। अंधेरे की स्थिति हमने इसलिए बनाई कि अंधेरे में हम वस्तुओं को देख नहीं सकते, प्रकाश में, लाइट में देख सकते हैं।
यदि हम मन में अंधेरे की स्थिति बनाएंगे तो कोई चित्र भी मन में नहीं दिखाई देगा। आंखें तो बंद